अब है असहयोग खिलाफत आंदोलन का फैसला करना। अब क्या है असहयोग, असहयोग और खिलाफत आंदोलन का फैसला करना। तो देखिए पहले तो नाम को समझिए, असहयोग, असहयोग का अर्थ क्या होता है, सहयोग ना करना, यानी सहयोग ना करना। और खिलाफत का अर्थ क्या होता है, खिलाफ हो जाना, उनकी बातें ना मानना। तो असहयोग खिलाफत आंदोलन का फैसला करना। महात्मा गांधी को लगता था, यानी बाहुबली को लगता था कि हिंदू और मुसलमान, महात्मा गांधी को हमने जो है चैप्टर का बाहुबली माना है, तो महात्मा गांधी को लगता था कि हिंदू मुसलमान को एक दूसरे के नज़दीक लाए बिना देशव्यापी कोई भी आंदोलन नहीं चलाया जा सकता है। महात्मा गांधी को क्या लगता था कि जब तक हिंदू और मुसलमान जो है एक दूसरे के नज़दीक नहीं आएंगे, क्योंकि उस समय जो थे देश में जो है एक दूसरे में जो है जाति व्यवस्था में काफ़ी ज़्यादा बटी हुई थी। तो उस समय जो उनको क्या लगता था कि अगर हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं आए, दोनों की अगर सोच एक नहीं हुई, तो क्या है कि कोई भी आंदोलन, बड़ा आंदोलन, देशव्यापी आंदोलन, पूरे देश में जो है कोई आंदोलन नहीं चलाया जा सकता है। प्रथम विश्व युद्ध में ओटोमन तुर्की की हार हुई। अब उसी दौरान जो है प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था 1914 से 1918। तो प्रथम विश्व युद्ध में जो है ओटोमन, यानी प्रथम विश्व युद्ध में कौन था, तुर्की भी था, जिसकी हार हुई थी। तो ओटोमन तुर्की की हार होने के कारण वह यह अफवाह फैल गई कि ओटोमन साम्राज्य एक बहुत सख्त सांधी संधि थोपी जा रही है। और इसी दौरान जो है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध जो था उसमें तुर्की भी था, और वो जो था वहाँ अफवाह फैले कि ओटोमन साम्राज्य पर बहुत सख्त शांति संधि थोप दी जाएगी। इसी सिलसिले में मुंबई में खिलाफत समिति का गठन किया गया तथा शौकत अली और मोहम्मद अली बंधुओं ने महात्मा गांधी के साथ इस मुद्दे पर संयुक्त कार्रवाई करने की चर्चा की। अब आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि भाई वहाँ ओटोमन की हार से क्या रिलेटेड है, इसका क्या रिलेशन है इसका। तो दरअसल जो तुर्की है वो एक इस्लामिक कंट्री है, वो जो है एक मुस्लिम कंट्री है। अब वहाँ क्योंकि उसकी हार हुई, और जब ये अफवाह फैली कि जो तुर्की पर जो है बहुत ही सख्त संधि थोपी जा रही है, बहुत ही सख्त जो है कानून बनाए जा रहे हैं, तो क्या है कि तुर्की जो था इस्लामिक कंट्री होने के साथ साथ जो था पूरे इस्लामिक वर्ल्ड का जो है नेता, ओटोमन जो है पूरे इस्लामिक जो कर, उनका जो पार्टी था, इस्लामिक पार्टी और इस्लामिक जो धर्म था उसका नेता भी था। अब क्योंकि वो मुस्लिम था, अगर आपके धर्म पर बात आती है तो सभी लोग जो है एक साथ हो जाते हैं। तो यहाँ महात्मा गांधी को मौका एक मिल गया कि हम जो है इस प्रकार से जो है हिंदू मुस्लिम दोनों को जो है एक साथ ला सकते हैं अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन करने के लिए। तो इसी सिलसिले में जो है हमने पढ़ा कि मुंबई के खिलाफत समिति का गठन किया गया, यानी उनके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ खिलाफत समिति का गठन किया गया। और शौकत अली तथा मोहम्मद अली बंदियों ने, दोनों भाई थे, ने महात्मा गांधी के साथ इस मुद्दे पर संयुक्त कार्रवाई करने की चर्चा की। 1909 में लिखी गई अपनी किताब हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने लिखा था कि ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ था। महात्मा गांधी का क्या कहना था कि जो ब्रिटिश शासन है ना, वो भारतीयों के सहयोग से ही चल रहा है। जिस दिन भारतीयों ने अपना सहयोग वापस ले लिया, ब्रिटिश शासन ढह जाएगी। अगर भारतीय उन्हें सहयोग ना करे तो साल भर के भीतर उनका शासन ढह जाएगा, ये महात्मा गांधी का कहना था। और स्वराज मिल जाएगी। स्वराज क्या होता है, स्वतंत्रता। दिसंबर 1920 में नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन में, अब देखिए यहाँ पर एक मुख्य अधिवेशन है जिसका डेट आपको याद रखना है कि दिसंबर 1920 में नागपुर में कांग्रेस अधिवेशन में इस आंदोलन पर सभी नेताओं ने अपनी सहमति जताई और 1921 में असहयोग खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई। और जो है 1921 में असहयोग खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हो गई। अब है असहयोग खिलाफत आंदोलन की शुरुआत तथा आंदोलन का प्रभाव। चलिए शुरुआत तो हमने देख लिया कि किस प्रकार हुआ, और हमने ये भी देख लिया कि कब हुआ, 1921 में हुआ था। तो अब है कि इसका शुरुआत जो है कैसे हुआ और आंदोलन का क्या प्रभाव रहा। सबसे पहले पढ़ेंगे शहरों में आंदोलन का प्रभाव। जो शहर है वहाँ आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा। तो सामाजिक प्रभाव पहले हम पढ़ेंगे कि समाज में किस तरह का प्रभाव पड़ा। सबसे पहले तो इसकी शुरुआत मध्य वर्ग से हुई। सबसे पहले जो आंदोलन की शुरुआत किसने की, मध्य वर्ग ने की। मध्य वर्ग में कौन सा आ जाता है, जैसे पढ़े लिखे लोग जो है मध्य वर्ग में आ जाते हैं, जैसे कि वकील, नौकरी करने वाले जो भी लोग हैं मध्यम वर्ग में आ जाते हैं। विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। इस आंदोलन के, असहयोग खिलाफत आंदोलन के जो है प्रभाव क्या पड़े कि सबसे पहले इसकी शुरुआत मध्य वर्ग से हुई। विद्यार्थियों ने जो है स्कूल छोड़ दिए, हेड मास्टरों ने, शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया, वकीलों ने अपना मुकदमा लड़ना बंद कर दिया। ये तो सामाजिक प्रभाव है। अब है आर्थिक प्रभाव।
आर्थिक यानी कि पैसे की दृष्टि से क्या नुकसान हुआ। तो सबसे पहले विदेशी सामान का बहिष्कार किया गया, जो विदेशी सामान थी उसका जो है बहिष्कार किया गया, उसको जो है अनादर किया गया, उसको नहीं अपनाया गया। शराब की दुकानों को पिकेटिंग की गई, शराब की जो दुकानें थी उसकी पिकेटिंग की गई। पिकेटिंग करना क्या होता है कि उसको घेरना। विदेशी कपड़ों की भारी मात्रा में जला दिया गया, अब विदेशी कपड़ों को भारी मात्रा में जला दिया गया। अब है आंदोलन का धीमा पड़ना। कुछ दिनों बाद जो है असहयोग आंदोलन जो है धीमा पड़ने लगा। क्यों पड़ने लगा? कि आंदोलन की सफलता के लिए वैकल्पिक भारतीय संस्थाओं की स्थापना जरूरी थी। आंदोलन की सफलता के लिए क्या था कि वैकल्पिक भारतीय संस्थानों की स्थापना जरूरी थी, ताकि ब्रिटिश संस्थानों के स्थान पर उनका प्रयोग किया जा सके। अब क्या है इसमें, मान लिया जाए कोई शिक्षक है या फिर कोई विद्यार्थी है, तो शिक्षक ने चलो भाई छोड़ दिया नौकरी, लेकिन असहयोग आंदोलन में जो है नौकरी उसने छोड़ दी, लेकिन क्या है कि अब रोजी रोटी के लिए उसको भी पैसे की ज़रूरत है। तो अगर मान लिया जाए भारतीयों के पास अपना स्कूल होता, क्योंकि उस समय भारतीयों के पास ना ही तो स्कूल था ना ही कुछ था, तो उसको कहाँ से पैसे मिलते। तो आखिरकार जो है उसको वापस तो जाना ही पड़ा उस स्कूल में। विद्यार्थी जो है वो कब तक रहते पढ़ाई से छूटे हुए, आखिरकार फिर से उन्हें स्कूल जाना पड़ा। वहीं अगर भारतीय संस्थान का अर्थ है कि वहीं अगर कोई मान लिया जाए जो महात्मा गांधी थे या फिर और भी बहुत सारे नेताओं थे, तो ऐसे जो है ऐसे संस्था खुलवाते जहाँ उन विद्यार्थियों को जो है पढ़ने का मौका मिल जाता, शिक्षकों को वहाँ नौकरी मिल जाती, तो वो फिर वापस अंग्रेज़ों की गुलामी में नहीं जाते, उनके लिए पढ़ाने नहीं जाते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो इस वजह से जो है उनका प्रयोग जो है फिर से किया जाने लगा। फलस्वरूप विद्यार्थी और शिक्षक सरकारी स्कूल, कॉलेज और वकील दोबारा सरकारी अदालतों में दिखाई देने लगे। खादी में के कपड़ा काफ़ी अधिक महंगा था। अब है जो कपड़े की अगर बात करें, चलो भाई ये तो ज़रूरी था, लेकिन कपड़ा तो भारतीय पहन सकते हैं ना। लेकिन ऐसा नहीं था कि जो खादी का कपड़ा है, आपको पता है कि बहुत ही मेहनत से बनाई जाती है और उसकी क्वालिटी बहुत ही शुद्ध होती है, बहुत अच्छी होती है। तो एक तो काफ़ी मेहनत भी है और काफ़ी शुद्ध भी है और उसकी मात्रा भी कम है। तो इसलिए खादी का कपड़ा काफ़ी महंगा होता था, जिससे कुछ लोग उसे खरीदने की क्षमता नहीं रखते थे, जो कि हर हर लोग जो है नहीं खरीद सकते थे। इसलिए वे मशीन से बने सस्ते विदेशी कपड़े को खरीदने में प्रयोग करते थे। तो ये तो हमने शहरों में पढ़ लिया। अब है ग्रामीण क्षेत्रों में आंदोलन। तो गांवों में किसानों ने बहुत दयनीय स्थिति में जीवन जी रहे थे। अब हमने शहर में तो चलो भाई कुछ ठीक भी था जीवन, लेकिन गांव का तो जीवन जो है किसान बहुत ही दयनीय स्थिति में जी रहे थे। दयनीय यानी कि बहुत ही ज़्यादा गंभीर, बहुत ही ज़्यादा बुरी। तो इस तरह से वो जी रहे थे गाँव में के किसान। तो गाँव के किसान बहुत ही दयनीय स्थिति में जीवन जी रहे थे, क्योंकि उन पे जो है टैक्स लगा दिए गए थे, लगान लगा दिए गए थे इतने ज़्यादा। अंग्रेजी शासन में गाँवों की ज़मींदारों ने किसानों पर बहुत अधिक कर लगा दिए थे। अब ये किसानों को उनको खेतों पर बिना वेतन के काम करना पड़ता था। किसानों को जो है उनको खेतों पर बिना वेतन के काम करना पड़ता था। पट्टेदारों के रूप में उनके पट्टे निश्चित नहीं होते थे, इसलिए उन्हें कभी भी पट्टे से हटा दिया जाता था। पट्टेदार यानी कि उन्हें खेतों पर जो काम भी रखा जाता था ना, तो निश्चित नहीं था कि आपको इतना दिन काम मिलेगा ही, उनको जब मन जब काम से हटा दिया जाता था। बाबा रामचंद्र जो पहले गिरमिटिया मजदूर के रूप में कार्य कर चुके थे, उन्होंने पंडित नेहरू के साथ मिलकर किसान सभा बनाई और गाँवों में आंदोलन चलाया। गाँवों में किसानों ने जमींदारों की नाई धोबिया सुविधा बंद कर देने का फैसला किया। गाँवों में जो है किसानों ने जमींदारों की नाई धोबी सुविधा बंद करने का फैसला लिया। यानी कि जो जमींदार नाई बाल काटने वाला, धोबी जो है कपड़े खींचने वाला, तो इन्होंने कहा हम जमींदारों के काम नहीं करेंगे, हम उनके लिए काम नहीं करेंगे, ना ही हम उनके कपड़े धोएंगे, ना ही हम उनके बाल काटेंगे। तो ये फैसला ख़त्म कर दिया। उन्होंने यह समझा कि इस आंदोलन का मतलब है कि अब कोई लगान नहीं भरेगा। क्या किसानों ने क्या समझा कि ये जो आंदोलन चल रहा है इसका मतलब क्या है कि अब कोई लगान नहीं भरेगा और उन्हें उनकी ज़मीन वापस मिल जाएगी। इसलिए उन्होंने हिंसा का रास्ता अपनाया। अब इसलिए जो है किसानों ने क्या किया, हिंसा का रास्ता अपना लिया और ज़मींदारों के घर एवं अनाज भंडार लूट लिए, और ज़मींदारों का जो है घर और अनाज भंडार लूट लिया। अब जंगलों में विद्रोह। ये विद्रोह जो है गाँवों में फैल या शहरों में फैला, अब जंगलों में भी फैला। जंगलों में क्या है कि आदिवासी लोग अंग्रेज सरकार द्वारा बड़े बड़े जंगलों में लोगों के दाखिले होने पर पाबंदी लगा देने से परेशान थे। जंगल के लोग क्यों परेशान थे? अब भाई चलो शहर के लोग आ गया समझ में को क्यों परेशान थे, गांव के लोग की आ गई समझ में कि भाई उन पर ज़्यादा टैक्स था इसलिए वो परेशान थे। लेकिन भाई ये जो है जंगल के लोग क्यों परेशान थे? तो आपको पता होगा कि जो अंग्रेज़ों ने है वन कानून,
वन कानून भी लागू कर दिया था, जिसके अनुसार जो है कोई भी व्यक्ति जो है वन में जो है ना ही वन में हिल सकता है, ना ही उसमें लकड़ियाँ काट सकता है, ना ही उसमें कोई काम कर सकता है। और क्योंकि जो आदिवासी लोग थे वो तो जंगलों में ही रहते थे, तो उनको जो है इससे बहुत परेशानी हुई और वो बहुत ही क्रोधित थे। जब सरकार ने उन्हें सड़क निर्माण के लिए जबरन बेकार करने के पर मजबूर किया तो उन्होंने बगावत कर दी। और जब सरकार ने उन्हें सड़क निर्माण के लिए और वहीं जो है सरकार जो है जंगलों से जब सड़क बनवाने लगी तो उन्होंने जो है उनको बेगार यानी उनको घर से निकाल दिया। तो उससे वो और भी जो है बगावत करने पर आ गए। उनके नेता का नाम अल्लूरी सीताराम राजू, उनके नेता का नाम क्या था? अल्लूरी सीताराम राजू था, जो कि अपने से आप में ईश्वर का अवतार बताता था, जो कि क्या था? अपने आप को ईश्वर का अवतार बताता था। उन्होंने लोगों को खादी पहनने और शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि वहाँ गांधी जी के विचारों से बहुत अधिक प्रभावित था। जो अल्लूरी सीताराम राजू था, वो जो था अपने आप को ईश्वर का अवतार बताता था। उसका कहना था कि वो जो है ईश्वर का अवतार है। उसने जो है लोगों को क्या कहा कि खादी पहनने और शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि वहाँ गांधी जी के विचारों से प्रेरित था, वो गांधी जी के विचारों से प्रेरित था। आदिवासी ने अपने इस आंदोलन का यह मतलब समझा, आदिवासियों ने क्या मतलब समझा कि पहले की तरह जंगल अब उनके अपने ही है और उन पर उनके ही अधिकार है। जैसे कि किसानों ने क्या समझा? किसानों ने ये समझा कि अब हमें टैक्स नहीं देने पड़ेंगे, इसलिए उन्होंने जमींदारों के घर अनाज सब लूट लिए। इसी प्रकार आदिवासियों ने क्या समझा कि अब जो है जंगल उनके अपने हैं और उन पर उन्हीं का अधिकार है। उसके नेतृत्व में आंध्र प्रदेश के गुडेम पहाड़ियों में गुडेम विद्रोहियों ने पुलिस थाने पर हमले किए। उसके नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? अल्लूरी सीताराम राजू, जो कि अपने आप को ईश्वर का अवतार बताता था, तो उसके नेतृत्व में आंध्र प्रदेश के गुडेम पहाड़ियों के गुडेम विद्रोहियों ने पुलिस थानों पर हमला कर दिया, ब्रिटिश अफसरों को मारने का प्रयास किया एवं गुरिल्ला युद्ध चलाया। और इसी दौरान जो है गुरिल्ला युद्ध चला। 1924 में अल्लूरी सीताराम राजू को फांसी दे दी गई। और क्योंकि इतना जो उन्होंने आंदोलन किया तो 1924 में अल्लूरी सीताराम राजू को फांसी दे दी गई। अब है बगानों में स्वराज। बगानों में स्वराज क्या था कि 1859 में इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट के तहत बगान मजदूरों को बगान से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। जो 1859 का एक कानून था आया था कि इनलैंड एमिग्रेशन के नाम से ये कानून था, तो उस समय जो था बगान को जो है बगान से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। मजदूरों के लिए आज़ादी का मतलब था कि उन चार दीवारों में से जब चाहे आ जा सकते थे जिनके लिए उन्हें कैद कर रखा था। मजदूरों के लिए तो यही उनकी आज़ादी का मतलब था। जब उन्होंने इस आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों मजदूर अपने अफसरों का आदेश मानने से इनकार करने लगे। वे बगान छोड़कर अपने घर भागने लगे और उन्हें लगता था कि अब उन्हें गांव में अपनी ज़मीन मिल जाएगी, लेकिन वे अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए और रेलवे और स्टीमरों की हड़ताल के कारण वे रास्ते में ही रह गए और अंग्रेज द्वारा दोबारा पकड़े गए। तो ये हमारा ख़त्म हो गया। अब देखते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या है।